हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत कर देते हैं। तो यदि आप इस पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ कॉपी और कलम के साथ बैठ कर देखते हैं तो यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, आज के बाद इतने टाइप का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लेकिन आपको कॉपी और कलम के साथ बैठना होगा और पूरी ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और बेहतर अंदाज में चीज़ों को सिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 111 का जो रिलेशन 89 के साथ है, सेम लॉजिक से 105 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 111 को जिस भी लॉजिक से 89 लिखा गया है तो हम 105 को क्या लिख सकते हैं। तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर 111 से हमें बनाना है 89 बनाना है। तो अगर यहाँ से हम 22 को माइनस कर देते हैं तब हम पहुँच जाएंगे 89 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलो तो 105 से भी हमें क्या करना पड़ेगा, 22 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 83 हो जाएगा। पर देखिए 83 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मतलब इस लॉजिक से हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए नंबर एनालॉजी का प्रॉपर्टी भाई साहब। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्राइम नंबर को देना है, सेकंड प्रायोरिटी आपको क्यूब को देना है, थर्ड प्रायोरिटी आपको स्क्वायर को देना है। तो आप देखो 111, 89, 105। अब 105 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा। अब दूसरा नंबर आता है क्यूब का। तो क्या 111 का क्यूब करेंगे या 89 का क्यूब करेंगे? नहीं भाई, क्यूब से हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो हम स्क्वायर करें। अब आप ये सोचोगे कि सर 111 का स्क्वायर करेंगे, नहीं। आपको ये बात याद रखना है कि अब स्क्वायर तो करना है, लेकिन आप ये देखो कि ये जो है हमारा 111 लिखा है किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। सर अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दाम कितना हो जाएगा, 100, और हमें 111 बनाना है, मतलब इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा। बात समझ आई? तो यहाँ पर देखो 89 है, तो अगर हम इसको खोजते हैं सर, तो आप बोलोगे सर 10 का स्क्वायर कर दो, 10 दाम कितना हो जाएगा 100। 89 बनाना है तो -11 कर दो। बात समझ आई? अच्छा, 105 किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है? सर ये भी तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और उसमें 5 जोड़ देंगे तो हमारा 105 हो जाएगा। अब लॉजिक आपको इन बड़ी संख्याओं से नहीं खोजना है, लॉजिक यहाँ से खोजो। देखो 10 10 10, तो आगे भी 10 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। पहले 10 जुड़ा, पहले 11 जुड़ा था, फिर 11 घटा था। तो यहाँ पर पहले 5 जुड़ा है तो अब की बार क्या होगा, 5 घटेगा। और 10 का स्क्वायर 100, 100 से 5 माइनस करेंगे भाई साहब, हो जाएगा 95। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 95 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से इन चीज़ों को सीखने का प्रयास किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, जीके जीएस बेस्ड है, तो इसका जवाब तो आप दे ही पाओगे। देखो कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सिस्मोग्राफ का जो रिलेशन भूकंप के साथ है, हाइग्रोमीटर का रिलेशन क्या होगा। तो सिस्मोग्राफ से हम क्या मापते हैं भाई साहब? आप बोलोगे सर सिस्मोग्राफ से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। मतलब भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन है? सिस्मोग्राफ है। तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है। हाँ, इस सवाल को मेरे बहुत सारे भाई बहन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे, पर यकीन मानिएगा इस सवाल को देखने के बाद अब इस टाइप का कहीं पर भी सवाल आएगा तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप कर पाओगे। देखो CAE का जो रिलेशन XZV के साथ है, JHL का रिलेशन क्या होगा। तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? चलिए एक बार आप सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। देखो आप बोलते हो सर जो लेटर लिखा है ना, ये लेटर है ABCD ना, तो इसका आप प्लेस वैल्यू लिख लो। भाई साहब C का प्लेस वैल्यू 3 होता है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है। यहाँ पर देखो X का प्लेस
प्लेस वैल्यू 24 होता है, जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है और भी का प्लेस वैल्यू 22 होता है। आप बोलोगे सर 3 से हमें 24 बनाना है, फिर तो हम इसमें 21 जोड़ेंगे। मेरा एक पॉइंट आप स्टार बना के हमेशा लिखिएगा, जब भी बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा हो तो ऐड मत कीजिएगा, आप क्या कर लो, उसका अपोजिट निकाल लो। अपोजिट कैसे निकालेंगे, देखो अगर 3 में हमें, जैसे हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर सी है ना, सी का अपोजिट क्या होता है, तो हमें ये पता है सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और 3 में अगर हम इस 24 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 27। किसी भी दो नंबर को जोड़ने पर अगर उसका योगफल 27 हो जाएगा, इसका मतलब है कि वह अपोजिट नंबर लिखा गया है। जैसे देखो एक यहाँ पर है, एक में अगर 26 को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, मतलब ए का अपोजिट जेड होता है। यहाँ पर ई का प्लेस वैल्यू 5 है, 5 में अगर हम 22 को जोड़ेंगे फिर भी हमारा 27 हो जाएगा, इसका मतलब ई का अपोजिट भी है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो लेटर यहाँ पर लिखा गया है उसके अपोजिट लेटर को यहाँ पर लिखा गया है। तो जैसे देखो जे है, जे का अपोजिट क्या होता है सर, जे का अपोजिट क्या होता है हमें तो नहीं पता सर। हाँ, जे का अपोजिट क्या होता है सर, हमें नहीं पता। तो आप बोलोगे जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, 10 में हम कितना जोड़े सर, 10 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा 27 और 17 पे कौन सा लेटर आता है सर, क्यू आता है। यहाँ पर यच लिखा गया है, यच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, 8 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए सर, 19 हो जाए। हाँ, 8 में कितना जोड़े सर, 19 हो जाए। 19 पे कौन सा लेटर आता है सर, यस आता है। यहाँ पर यल है, यल का प्लेस वैल्यू 12, 12 में कितना जोड़े 15, 27 हो जाए, 15 जोड़ेंगे। 15 पे कौन सा लेटर आता है, ओ आता है। QSO जो है, एक ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। QSO जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मिस्टेक है, इस बात को आप ध्यान में समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। देखो ये हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है जब आपके सामने ऐसा लेटर वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें 4 ऑप्शन एक समान होते हैं, एक सबसे अलग होता है, उसी अलग की हमें पहचान करनी पड़ती है। देखो उसने बोला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों का समूह चयन कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, एक सबसे अलग है, उसी की पहचान करना है। तो हम कहते हैं जब भी आपके सामने लेटर आए ना तो लेटर का प्लेस वैल्यू लिखो। देखो यहाँ पर जेड का प्लेस वैल्यू 26 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, यल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, एच का प्लेस वैल्यू 8 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, एस का प्लेस वैल्यू 19 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है, ओ है, ओ का प्लेस वैल्यू 15, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, बी का 2 होता है। तो अब हमें करना है, देखो अगर आप 26 से 2 पे जाना चाहते हो तो 26 के बाद ए के बाद बी, मतलब 2 लेटर ऐड हुआ है, 2 के बाद 6 पे जाओगे 4 ऐड होगा, 6 के बाद 12 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा, 2 के बाद आप 4 पे जाओगे 2, 4 के बाद 8 पे जाओगे सर 4, 8 के बाद आप 14 पे जाओगे सर 6 ऐड होगा। अब 13 2 15, 15 4 19, हाँ 19 6 25। तो जब ये 3 ऑप्शन ऊपर से बराबर हो गए तो एक ही ऑप्शन बचा है जो सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 21 और 6 कितना होता है भाई साहब, 27 होता है, 27 पे हमारा ए आता है, यहाँ पर बी नहीं आना चाहिए था, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से सीखा होगा और हम ऐसी आशा करते हैं कि अब आपका इस तरीके का प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। देखो ब्लड रिलेशन का सवाल है ना, तो ये देखो कह रहा है, रीता ने एक महिला से कहा मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं, पवन रीता से कैसे संबंधित है। जब भी इशारा वाला प्रश्न आता है भाई साहब, इसको मेरे बहुत सारे भाई बहन गलत कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है स्टार बना के लिखिएगा, इसको आप स्वयं के रिश्ते पर, अपने रिश्तों पर लेकर सॉल्व कीजिएगा, सवाल आपसे बन जाएगा।
चलो हम बनाते हैं, देखो कैसे। देखो उसने क्या बोला है, रीता ने एक महिला से कहा, इसमें कह कौन रहा है भाई साहब, मेन करता धरता इसका कौन है सर, रीता। रीता ही तो कह रही है, तो रीता कह रही है कुछ, हमने रीता को पकड़ा। कह रहा है मेरे पिता, मेरे पिता मतलब रीता के भाई साहब जो पिता है, मेरे पिता आपके पुत्र पवन के दादा हैं। जो मेरे पिता है ना वो आपके पुत्र के दादा हैं। दादा कब होंगे, जब इसका एक क्या होगा, भाई होगा भाई साहब, एक भाई होगा, उस भाई का एक लड़का होगा जिसका नाम क्या होगा, पवन होगा। हाँ मेरा, मैं हूं ना, ये मैं हूं, ये मेरे पिताजी हैं, तो मेरे पिताजी आपके बेटे के दादा कब होंगे, जब आप मेरे भाई होंगे। तो वो कह रहा है कि ये जो पवन है ना वो रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने रिश्तों पर ले चलो सर। ये हम हैं, ये हमारे पापा जी हैं, हमारे पापा जी की जो बहन है वो हमारी बुआ लगती हैं, अपनी बुआ के हम क्या लगते हैं, हम तो भतीजा लगते हैं सर, भतीजा लगते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होने देंगे भाई साहब, और इतना गजब तरीके से बताएंगे कि आज के बाद इतने टाइप का प्रश्न आपका गलत भी नहीं होगा। पर अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने हर उस भाई बहन के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। ठीक है, अपने इस चैनल का एक ही मकसद है मेरे भाई कि कोई भी मेरा भाई या बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें यहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आई हैं। हर उस कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप भी जुड़िए और अपने सभी भाई बहन के पास क्लास को शेयर करके उनको भी जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। देखो कह रहा है कि 3:12 हैं, 3:12 हो रहे हैं, बजे दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। अब ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है, ये दो तरीके से सवाल सॉल्व हो जाता है। एक तो हमारा बेसिक मेथड से सवाल होता है, एक ट्रिक से सॉल्व होता है, और दूसरा अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व होता है। तो हम आपको अल्ट्रा ट्रिक से सॉल्व करना बताएंगे भाई साहब कि 1 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दे दो। देखो यहाँ पर 3:12 हो रहा है ना, 3 बजकर कितना मिनट हो रहा है, 12 मिनट हो रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है तो एक बार इसको कट करके देखो क्या ये कट रहा है। अगर ये कट जाएगा तो 3 एकम 3 और 3 चौकम कितना हो जाएगा, 12। मतलब यहाँ पर कितने का रेशियो बना है, 1:4 का अनुपात बना है, मतलब 1:4 का अनुपात बना है। ठीक है, तो जब भी आपके सामने ऐसा नंबर आता है जिसका आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, और उसमें 1:4 का अनुपात बन रहा हो, तो आपको सीधा देखना है कि जो यहाँ पर मिनट दिया गया है उसको आप डबल कर दो। तो 3:12 हो रहा है, तो 12 मिनट का अगर हम डबल करेंगे तो 12 दूने कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो जाएगा। मतलब 24 डिग्री का कोण बनेगा 3:12 पर। तो 24 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आगे के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। देखो ये पासा का ऐसा प्रश्न है भाई साहब, आप लिख कर ले लो, 99% बच्चे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस मेरी क्लास को देखने के बाद एक प्रश्न ऐसा बचेगा ही नहीं पासा का जो आप जवाब ना दे पाओ। देखो कह रहा है कि नीचे एक पासा दिया गया है, सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी। ये जो 4 है ना, विपरीत सतह का मतलब इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा उसी को हमें फाइंड आउट करना है। जब तो 2 डाइस 3 डाइस दिए रहते हैं तो आप सवाल को सॉल्व कर लेते हो, लेकिन जब एक सिंगल डाइस दिया जाता है तो आप में से मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं भाई साहब, जब एक पासा दिया जाए ना तो आपको ये पता होना चाहिए ये डाइस कौन सा है। तो ये डाइस जो होता है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो हमारा सिंपल डाइस होता है और दूसरा हमारा भाई साहब स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो अब ये सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस हम कैसे जानेंगे सर। देखो यस से सिंपल, और सिंपल का मतलब साधारण होता है, यस से सिंपल, यस से साधारण, सा से साधारण, सा से सात होता है। अगर अच्छा ये बात हो गई।
अब 7 का मतलब क्या है, देखो एक पासा जब भी दिया जाएगा तो आपको 2 फलक को ऐड करना है। जैसे 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5, 4 और 2 को ऐड करेंगे 6। तो इस 7 का मतलब क्या है जानते हो, अगर किसी पासे में पास की 2 फलक को जोड़ने पर उसका योगफल 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यह पासा कौन सा होगा, साधारण पासा होगा। तो जैसे 2 फलक को ऐड किया 4 3 7 हो गया ना, तो ये जो पासा दिया गया है ये हो जाएगा आपका साधारण पासा हो जाएगा। और अगर ये योगफल 7 नहीं होता तो ये पासा हमारा मानक पासा हो जाता। तो जब भी साधारण पासा दिया जाएगा अपोजिट हम कैसे निकालेंगे, देखो एक पासे में कितने फलक होते हैं सर, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। इसमें कौन कौन सा दिखाई दे रहा है सर, 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब वो चाहे 4 का अपोजिट पूछता, चाहे 3 का अपोजिट पूछता, चाहे 2 का अपोजिट पूछता, तो जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वही उसका अपोजिट होती। तो 1 नहीं दिखाई दे रही, 5 नहीं दिखाई दे रही, 6 नहीं दिखाई दे रही है, तो 1 5 6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 5 6 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। चलो भाई साहब, कैलेंडर का ऐसा प्रश्न है जो बार बार रेलवे की परीक्षा में पूछा जा रहा है ना। अब इसका जवाब दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। देखो कह रहा है कि 1960 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा, मतलब ये जो 1960 का कैलेंडर था ना वो दोबारा कब एकदम सेम कैलेंडर बनेगा। तो अगर आप ऐसा जानना चाहते हो कि कब दोहराया जाएगा, तो जैसे ये 1960 है तो हमें ये पता करना है कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है। तो भाई साहब ये तो हमारा शताब्दी नहीं है, तो हम पीछे से 2 डिजिट को पकड़ते हैं और लीप वर्ष चेक करने के लिए इसे 4 से हम डिवाइड करते हैं। अगर हम 60 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, पूरा कट के हमारा नीचे 0 हो जाएगा। अगर ये नीचे 0 हो गया तो इसका मतलब है कि यह लीप वर्ष है। 1960 हमारा क्या है भाई साहब, एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष होगा तो हमें जो वर्ष दिया रहेगा वहां पर हमें 28 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लीप वर्ष अगर नहीं होता, मान लो यहाँ पर अभी शेषफल 1 बचता, तो हम कितना जोड़ते, तो हम इसमें 6 जोड़ते डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा होता तो ये जैसे 1960 है ना, तो उसमें 6 जोड़ देते 1966 हो जाता। आप बोलोगे सर अगर लीप वर्ष ना होके रिमाइंडर 2 बचता या 3 बचता तो हम कितना जोड़ते, 11 ऐड करते। बात नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये 1960 पूरा कट गया है, यह आपका लीप वर्ष है। तो 1960 में हम कितना जोड़ेंगे सर, हमें जोड़ना पड़ेगा 28। अगर 1960 में हम 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1988। मतलब 1960 का कैलेंडर 1988 में पुनः सेम दोहराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए किसी को दिक्कत होगी, समस्या होगी, परेशानी होगी तो बताइएगा ज़रूर। देखो ये ऐसा प्रश्न है डियर फ्रेंड्स कि जिसको मेरे बहुत सारे भाई बहन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में, लेकिन आपको 1 सेकंड में इस सवाल का जवाब बताना सिखाएंगे भाई साहब बताना। आप बोलोगे सर 1 सेकंड, अरे नहीं रे बाबा, 1 सेकंड तो पढ़ने में ही लग जाएगा, लेकिन 5 से 10 सेकंड के भीतर आप इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। देखो यहाँ पर ये डायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहा है ना, तो हम सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। दिशा जो होती है 4, मान लो यहीं पर आप खड़े हो, हमने कहा पूरब जाओ, तो हमेशा याद रखना दाहिने तरफ चले जाना। ये दिशा कौन सी होती है, पूरब होती है। यहीं पर आप खड़े हो, अगर हमने कहा आप उत्तर जाओ तो ऊपर की तरफ चले जाना, ये दिशा उत्तर होती है। यहीं पर आप खड़े हो, नीचे की तरफ दक्षिण होता है और बाएं हाथ पे आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। इतनी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप सवाल को एक बार पढ़ते हैं फिर आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं। देखो कह रहा है कि विवेक उत्तर की दिशा में, मतलब उत्तर दिशा में 25 मीटर जाता है। विवेक किस दिशा में गया है, उत्तर। हमने इसका नाम दे दिया भाई साहब विवेक। किस दिशा में गया है सर, उत्तर दिशा में गया है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, दायां बायां। जब भी दायां बायां दिया जाए और लास्ट में आपसे पूछ रहा है केवल डायरेक्शन, वह किस दिशा में चल रहा है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है। देखो उसने बोला दायां, दायां का मतलब होता है राइट साइड, हाँ राइट लेफ्ट यही तो होता है।
फिर बायां, बायां का मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा, उसके बाद दायां, दायां का मतलब राइट साइड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, तथा फिर से बायां, बायां का मतलब लेफ्ट साइड हो जाएगा, और अंत में दायां, दायां का मतलब राइट साइड हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट हमेशा कट कर दीजिएगा। देखो बोल रहा है विवेक उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, राइट का मतलब हमने क्या बताया था भाई साहब, दाहिनी तरफ, वो उत्तर दिशा की तरफ जा रहा था। अगर वो यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ेगा तो भाई साहब उसका मुख ऊपर की तरफ था, अगर वो दाहिनी ओर मुड़ेगा तो किस दिशा में आके पहुंचेगा, पूर्व की ओर आके पहुंचेगा। तो पूर्व जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ये सवाल बेसिक मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगी, तो ये शॉर्टकट मेथड आप याद रखिएगा, 5 से 10 सेकंड में आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। देखो ये बहुत ही बढ़िया चैलेंजिंग प्रश्न है डियर फ्रेंड्स, लुप्त संख्या वाला। देखो एक ही सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, बस आप अपना तन मन धन लगा के ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहिएगा। देखो उसने बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, सीधा सीधा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको संख्या फाइंड आउट करनी है। तो देखो जब भी सर्कल में प्रश्न आता है ये दो तरीके से सॉल्व होता है, या तो आप किसी संख्या को पकड़ो और उसको राउंड मेथड से सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करो। जैसे 3 से 5, 5 से आप बोलोगे 4, तो 3 अगर हम 3 से 5 पे जाना चाहते हैं, 3 2 5, हाँ 5 और 4 आपका कितना हो जाएगा 9, 2 4 उसके बाद क्या हो जाएगा 6 जुड़ेगा, 9 6 15। ऑप्शन में तो है नहीं सर, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब राउंड मेथड से सॉल्व नहीं होगा, तो हम इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं। आप बोलोगे सर क्रॉस मेथड कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 5 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के साथ। आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, 25 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो आप बोलो अगर हम 3 का क्यूब कर दे सर, तो 3 का क्यूब तो हमारा 27 होता है, और हमें कितना लाना है 9 लाना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या जब भी बनाना पड़े, 3 चीजें कर सकते हैं, डिजिट को जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। तो 27 से हमें बनाना है 9, तो कैसे आएगा सर, अगर 27 के दोनों डिजिट को हम ऐड कर देते हैं, मतलब 2 + 7 कर देते हैं, तो फिर तो हमारा 9 हो जाएगा। बात समझ आई है। तो चलो 5 का भी क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, इसके सभी डिजिट को हम ऐड करते हैं, तो 5 2 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन सी में दिया गया है, मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आई होंगी। ये अल्फ़ाबेट टेस्ट का सवाल है मेरे भाई, इसका ऐसा प्रश्न जब आता है ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है इसको ABCD लिखकर सॉल्व करते हैं, पर आपको इसे हम 5 से 7 सेकंड के भीतर सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट टेस्ट आप सॉल्व कर पाओगे। देखो उसने क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से छठवें तथा दाएं से 24वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। जब भी आपको एक लाइन यहाँ पे याद रखना है कि जब भी वो पूछेगा ठीक मध्य वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे दायां दिया है ना, तो दूसरा भी दायां होना चाहिए। तो सर दोनों दायां है, तो दाईं तरफ से देखो वो किस नंबर पे है 6 नंबर पे, और दूसरा वाला दाईं तरफ से किस नंबर पे है 24 नंबर पे। तो आप सिंपली कर लो दोनों को ऐड, तो 24 6 कितना हो जाएगा 30, और हमें ठीक मध्य का मतलब होता है 1/2 आधा ना, तो 30 का आधा कितना होता है 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर ओ आता है। ऑप्शन नंबर सी को आप टिक करके खुश हो जाओगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। देखो उसने बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दायां से, अगर हमने ए को ABC ऐसे करके Z तक लिख दिया, ये साइड हमारा क्या होगा बायां होगा, ये हमारा दायां होगा, क्योंकि हम जब कॉपी में लिखते हैं तो बाएं से दाईं तरफ लिखते हैं ना, तो वही अल्फ़ाबेट जो है A से Z की तरफ जा रहा है। तो ये तो बाईं तरफ से दाईं तरफ को दिया है, लेकिन उसने क्या बोला है दाईं तरफ से हमें मुड़ के आना है। तो दाईं तरफ से मुड़ के आने का मतलब हमें अपोजिट दिशा में चलना है, तो हमें मतलब Z से
उल्टा आना है। तो ये जो हमने निकाला है ना, इसका भी हमें उल्टा आना है। तो ओ का अपोजिट यल होता है। यल ऑप्शन नंबर एल जो है ए में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने आज के पूरे सवालों को बहुत ही शिद्दत से मन लगाकर ईमानदारी के साथ देखने, सीखने और समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। ठीक है, अगर आपको सारी बातें समझ में आई और आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग की क्लास टॉपिक वाइज चलती है। आज संडे था इसलिए हमने संडे स्पेशल क्लास में एक प्रैक्टिस सेट को रखा, तो आप यहां से अपने नॉलेज को जज कीजिए और अगर आपको बढ़िया लगा है क्लास तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी भाई बहन के पास शेयर कर दीजिएगा। हमसे कंप्लीट रीजनिंग को बिल्कुल फ्री सीखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल के कोर्स सेक्शन में आइएगा और कंप्लीट रीजनिंग आप लाइव बैच से आप बिल्कुल फ्री में 30 दिनों में कंप्लीट रीजनिंग को आप कवर कर सकते हो। तो फटाफट आप सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़रूरी बात आपको बता दें भाई साहब, एसएसपी क्लासेस 563 नोट कर लीजिएगा इस नाम को। एसएसपी क्लासेस 563 के नाम से हमारा सेकंड जो है एडेड चैनल है, सेकंड चैनल है, उसको आप सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। उस पर भी लगभग 1000 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उस चैनल पे आप 10 से 15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक समझने के लिए आप एसएसपी क्लासेस 563 को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।